वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन लगभग क्लोजिंग पर हम लोग मिसलेनियस को रन करा रहे हैं। डोमेन और रेंज मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, रिलेशन फंक्शन मीन्स ग्राफ थ्योरी भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे फॉर दी IIT JEE, तो फिर वहाँ से आपको काफ़ी कंसेप्ट इसके क्लियर होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि मिसलेनियस में जो अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने बताया था उसके आगे हम लोग क्या सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक पार्ट मैं बताना चाहूँगा और वो रहा एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। ठीक है, तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस का फंक्शंस पर किस तरीके से वर्क होता है ये देख लेते हैं। हालांकि इसके 3 पार्ट मैंने डिस्कस किए थे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लगा लिए होंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ये गिवन है, साथ ही साथ जी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब बच्चा आपसे पूछ रहा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। देखो यार कुछ नहीं, ये जो लिखा गया है बस इसी तरीके से आपको लिख देना है, x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। ये हो गया आपका क्या फाइनल आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आप मुझे बताएंगे इसका डोमेन और इसका रेंज। ये होगा आपके लिए होमवर्क। आप मुझे इसका डोमेन और रेंज कंफर्म करके बताएंगे कि इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और 8 एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात कही जा रही है जरा देखते हैं। कहा जा रहा है f इक्वल 1 1 देन 2 3 देन 0 माइनस 1 आफ्टर देन माइनस 1 माइनस 3। ये आपके पास f रहा। ठीक है, मैपिंग की जा रही है z टू z। मैपिंग कहाँ से कहाँ पर हो रही है? z टू z। ये ओवरऑल जो आपको एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है ये z टू z एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग z से z पर हो रही है। इस फंक्शन को डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। कहा जा रहा है दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू आपको बतानी है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को कि एक ऑर्डर पेयर में जो पहले लिखा होता है वो x होता है, जो बाद में लिखा होता है वो y होता है। इसका मतलब कि अगर हम इसको इसके साथ में ऑपरेट कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है x इक्वल्स टू 1 है, y इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पर ये जो बच्चा y है इस y को हम लोग एक और भी नाम देते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स है। क्या है? y इक्वल्स टू एफ एक्स है। अब y की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये क्या आ गया? एफ एक्स। लेकिन y 1 कब है? क्या कहा? y 1 कब है? जब x 1 है। जब x 1 है, जब x 1 है तब y 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है ये एक्चुअली f1 है। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अब आइए हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मींस फाइंड ए एंड बी। एक बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं जितने नंबर ऑफ अननोन्स हमें डिटरमाइन करने हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? ए और बी, यानी कुल मिलाकर के 2 नंबर ऑफ अननोन्स हैं, तो हमारे पास कितने इक्वेशंस होनी चाहिए? 2 इक्वेशंस की हमें रिक्वायरमेंट होगी। 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो आइए जरा देखते हैं कि क्या हो सकता है। एफ एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन किया जा रहा है ए एक्स प्लस बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सिंस f1 इक्वल्स टू 1। अब ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा कि f1 इक्वल्स टू 1 कहां से आया है, क्योंकि इस ऑर्डर पेयर को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां से बच्चा एक f1 इक्वल्स टू 1 दे रहा है और एक fx की वैल्यू हमारे पास है ax प्लस b। जब यहाँ x है तो यहाँ x है, जब यहाँ x तो यहाँ x, तो मतलब जब यहाँ 1 तो इस x के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए? अरे यार कुछ नहीं, इसी में x के प्लेस पर 1 पुट कर दिया तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो f1 की वैल्यू हमको पता चल गई, a प्लस बी इक्वल्स टू 1। ये हो गई इक्वेशन 1। कोई एक ऑर्डर पे और भी डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे थोड़ा सा इक्वेशन आसान हो जाएगा। ऑल्सो यहां से पता चलता है f0 इक्वल्स टू -1। अरे यार ये x है ये y है, तो जाहिर सी बात है कि जब x 0 है तब y की वैल्यू क्या है? -1 है, तो f0 इक्वल्स टू -1। एक काम करते हैं, इसी वैल्यू को उठा करके हम पुट करते हैं, तो यहां से भी आपको देखने को मिलेगा a इंटू 0 प्लस बी इक्वल्स टू -1। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। अब अच्छा देखो, ये b की वैल्यू -1 उठाया और उठा करके कहाँ रख दिया? इन इक्वेशन 1। जैसे ही हमने 1 के अंदर पुट किया हमें देखने को मिलता है a - 1 इक्वल्स टू 1, देन वी गेट दी a इक्वल्स टू 2। इस तरीके से हमारे पास 2 अननोन्स कंफर्म हो चुके हैं, a की वैल्यू 1 आ चुकी है और b की वैल्यू 2 आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। आइए देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी एक वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 में पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन होगा, कौन सा फंक्शन होगा। आप जानते हैं कि अगर कोई भी चीज एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म पर दी जा रही है तो जाहिर सी बात है वो रिलेशन है, उसमें क्या ही चेक करना है यार। रिलेशन के लिए आप जानते हैं कि रिलेशन अगर एक सेट ए से बी पर किया जा रहा है तो जो डोमेन होता है, जो आर का डोमेन होता है
वो सबसेट भी हो सकता है सेट ए का। आइए भैया जरा समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात कही जा रही है। कहा जा रहा है एक सेट ए रहा 1 2 3 4, एक सेट ए रहा 1 2 3 4, एक सेट हमारे पास बी रहा जिसमें कहा जा रहा है 1 5 9 11, 1 5 9 11 15 एंड 16। ये हमारे पास देखो बच्चा दो सेट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है एक एफ। एफ किस तरीके से डिफाइन किया गया है, एफ मीन्स फंक्शन 1 5 देन 2 9 देन 3 1 देन 4 5 एंड एट लास्ट 2 11, 2 11। यहाँ से अब हम डिस्कस करना चाहते हैं तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले तो पूछ रहा है कि क्या ये एक रिलेशन है। बच्चा बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये सब क्या है, इसके अंदर हैं। आप जानते हैं कि अगर इसको हम लोग एरो डायग्राम से डिस्कस करें तो ये होता है सेट ए, ये होता है हमारा सेट बी। यहाँ से सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है 1 5 9 11 15 एंड 16। क्या इतनी बात समझ पाए? यहाँ से बच्चा मैपिंग करा देते हैं तो 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज 9 है, 3 का इमेज क्या है, 3 का इमेज 1 है, 4 का इमेज क्या है, 4 का इमेज 5 है, एंड 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज 11 है। 2 का इमेज 11 है। 2 का इमेज बच्चा कितना है, 11 है। तो अब यहाँ से देखो साफ साफ पता चल रहा है कि किसी भी, मैंने कितनी बार कहा है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के 2 इमेजेस पॉसिबल नहीं है। 2 ऑब्जेक्ट का एक इमेज हो सकता है लेकिन एक ऑब्जेक्ट के 2 इमेज किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। यहाँ से देखो ये जो ग्रीन कलर की तुमको लाइन देखने को मिल रही है, एक ये लाइन रही, इसी के साथ में एक देखो आपको ये लाइन देखने को मिल रही है। अब यहाँ से क्या है, एक ऑब्जेक्ट के 2 इमेज हैं, तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि ये जो मैपिंग चल रही है एफ, ये असल में एक रिलेशन है मगर फंक्शन नहीं है। अब यहाँ से लास्ट वीडियो में शायद मैंने पूछा था कि एफ क्या डिफाइन कर रहा है, अगर नहीं पूछा तो आज की क्लास में फिर पूछ रहा हूँ। अगर हम लोग लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो एफ एक्स में ये जो एफ है, ये एक्चुअली क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ? बात मेरी समझ पाए या नहीं समझ पाए? अगर यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें एफ ये वास्तव में क्या चीज है, ठीक है। तो आपको ये ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन इसका क्या जा रहा है ये आप मुझे बताएंगे। हालांकि इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात है, आप आसानी से बता सकते हैं। रिलेशन में सेट ए, जो रिलेशन में जो डोमेन होता है वो सेट ए का सबसेट भी हो सकता है, मगर याद रखना जो फंक्शन होगा वो कभी सबसेट नहीं होगा, वो हमेशा एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा। मतलब प्रॉपर सबसेट कभी नहीं होगा, हमेशा एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजों को आप बेहतर तरह से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है और समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है। कुछ थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि इधर का पोर्शन आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कि क्या सीख सकते हैं। डोमेन, रिलेशन, फंक्शन बहुत स्लो मोशन में पढ़ाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी तरह से सीखा भी होगा, ऐसी मैं उम्मीद ही कर रहा हूं। बाकी तो आप ही समझ सकते हैं कितना आप सीख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय दिस, ठीक है, जेड टू जेड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बात एक्सप्लेन की जा रही है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। पूछ रहा है जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, पूछ रहा है कि एफ एक फंक्शन है या नहीं है, तो चलो देख लेते हैं भाई। एफ के बारे में आपको डिफाइन किया गया है ए बी कॉमा ए प्लस बी, ए बी कॉमा ए प्लस बी, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? आगे जरा देख लेते हैं। हमने देखो फंक्शन नहीं है तो मतलब कोई भी 2 ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होने चाहिए। देखते हैं, लेट अस स्टार्ट। कोई भी 2 ले सकते हो। मैं लेना चाहता हूं मैं लेना चाहता हूं a इक्वल्स टू 6 b इक्वल्स टू 4। क्या कहा? a इक्वल्स टू 6 b इक्वल्स टू 4। जब दोनों का प्रोडक्ट करा देते हो तो a इंटू बी आपको 24 देखने को मिलता है, जब दोनों को ऐड कर देते हो तो 10 देखने को मिलता है। इस सिचुएशन में ये जो ऑर्डर पेयर बच्चा बन रहा है, ये वाला जो ऑर्डर पेयर बन रहा है, ये ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है, 24, 10।
जबकि इसी सिचुएशन में यहां से देखते हैं, एक वैल्यू अगर हम ले लें 8 और दूसरी वैल्यू अगर हम ले लें 3, देन a इंटू बी की वैल्यू 24 जबकि a प्लस बी की वैल्यू 11। यहां से क्या देखने को मिलेगा, यहां से देखने को मिलेगा 24, 11। अब ये क्या था कि ये सब कुछ z के अंदर ही जा रहा था और इस तरीके से z के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, सब कुछ z के अंदर ही जा रहा है। आप जानते हैं दोनों ही एलिमेंट्स बच्चे किसके अंदर से निकल रहे हैं, z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। किस तरीके से डिफाइन होता है, 0 +, -1 +, -2 +, -3 एंड सो ऑन। इसको हम लोग कुछ और भी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, z = आपको देखने को मिलेगा 0 then 1 2 3 and so on, -1 -2 -3 and so on। ये भी सेट ऑफ इंटीजर ही है, लिखने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ से बच्चा हमें देखने को क्या मिलता है, देखने को मिलता है कि दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। इससे हमको पता चल रहा है, क्या बताएंगे, सिंस फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ टू ordered pairs are same, therefore f is not a function। अब अगर f फंक्शन नहीं है तो फिर बच्चा f क्या है, तो महज f एक रिलेशन है। क्या कहा, f क्या है, f महज एक रिलेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग क्या कर सकते हैं और कितनी आसानी से इस सॉल्यूशन को डिफाइन किया जा सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपको बताया जा रहा है, एक आपको सेट दे दिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गिवन दैट, आइए इधर का भी बच्चा थोड़ा सा पोर्शन रफ कर देते हैं तो आसानी से लिखते बनेगा। हाँ, गिवन दैट, पॉइंट नंबर 1 में देखिए आपको क्या बात बता दी गई है। पॉइंट नंबर 1 में आपको बताया गया है कि जो एक सेट है A, ये क्या है, 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13, जबकि एक दूसरा सेट भी आपको दिया जा रहा है n, आप जानते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। आफ्टर देन एक मैपिंग आपको दी जा रही है, एक मैपिंग आपको दी जा रही है, हाँ f क्या है, a टेंस टू n इज डिफाइंड एज, किस तरीके से बच्चा डिफाइन किया गया है, कहा जा रहा है fn इक्वल्स टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ठीक है, पूछ रहा है रेंज बताओ, क्या कह रहा है, कह रहा है रेंज बताओ। चलो जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो लिखा होता है ये एक्चुअल में y इक्वल्स टू fx होता है। ये जो x होता है इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक्चुअली डोमेन के अंदर से जनरेट होता है, या इसको जो भी वैल्यूज दी जाती हैं वो डोमेन से दी जाती हैं। डोमेन क्या होता है, किसी भी मैपिंग में जो पहले रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए, यानी सेट ए यहाँ पर डोमेन का काम करेगा। अब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 9 10 11 12 13, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम n को क्या क्या दे सकते हैं, 9 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, आफ्टर देन 11 दे सकते हैं, फिर 12 दे सकते हैं और फिर 13 दे सकते हैं। अब देखो जो इक्वल में मिलेगा वो कह रहे द प्राइम फैक्टर ऑफ n, n के क्या, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अगर हम 9 को ब्रेक करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर बना देते हैं और 3 का स्क्वायर तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तुमको मिलना चाहिए था, तो मतलब 3 मिल जाएगा। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 3 तो है। 10 की हमने बात की तो 2 × 5 मतलब 5। 11 की बात की 1 × 11 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो 11 हो गया। यहां से अगर हम 12 की बात करते हैं तो 2 × 2 × 3, जबकि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर का जिक्र किया गया है तो जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है वो ले लिया जाएगा, मतलब 3। इसी तरीके से यहाँ से 13,
तो बच्चा अगर वो रेंज की बात करता है तो रेंज मतलब आर एफ, रेंज मतलब आर एफ। यहाँ से आपको क्या देखने को मिल जाएगा बच्चा, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा 3, 5, 11, 13। अब ये वाला मत बोल देना कि ये भी 33 कंसीडर होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये सेट है एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट। तो यहाँ से पता चलता है कि जो रेंज है वो 3, 5, 11 एंड 13। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा, आपने बहुत एंजॉय यहाँ पर किया होगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखा होगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से कैच कर पाए होंगे। और कुछ नया फिर भी अगर अभी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो याद रखना कि डोमेन और रेंज के लिए तुम्हारे कमांड दो टॉपिक्स पर अच्छी होनी चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स पर और दूसरा इनइक्वालिटीज। अगर इन दो चैप्टर्स पर आपकी कमांड है तो आपको डोमेन और रेंज थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल इधर से देखो कुछ पोर्शन रफ करते हैं और देखते हैं कि आप कितना सीख पाए हैं, कितना सीखे हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अडॉप्ट कर पाते हैं। आप मुझे बताएंगे कि y=x² ये रिलेशन है या फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड नंबर आप मुझे बताएंगे x² y² ये रिलेशन है या फंक्शन है। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² 1। आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है, ये रिलेशन है या फिर ये फंक्शन है। ये फॉर्मूला नंबर 1, 2, सॉरी फॉर्मूला बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कुछ होमवर्क है आपके लिए। एक क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको होमवर्क के रूप में देते हैं। आप मुझे बताएंगे अगर f(x)=1 अपॉन x-2 है तो इसका डोमेन क्या होगा। क्या कहा, इसका डोमेन क्या होगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 आपको देते हैं f(x)=1 अपॉन f(x)= ठीक है 1 अपॉन √x माइनस मॉड ऑफ x। क्या कहा, ये शायद अभी नहीं बता पाओगे तुम लोग, ये नहीं बता पाओगे। यहां से x² माइनस 9 आप इसका बताएंगे डोमेन और रेंज, आप इसका बताएंगे डोमेन और रेंज। तो ये चैप्टर हम लोग देखो क्लोज कर चुके हैं। पूरा चैप्टर हम लोगों ने बहुत आसानी से इसे सीखा, इसे अच्छे से कवर किया। ओवरऑल यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जल्दी इस टॉपिक को शुरू करेंगे। बहुत कुछ यहाँ पर सीखने के लिए है, जानने के लिए है, बस बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।